जय हिंद दोस्तों। आईएएस विद हरि मोहन पर आपका स्वागत है। आज का मैं टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं। क्या भारत गृह युद्ध पर की तरफ बढ़ रहा है? क्या भारत गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है? इसके ऊपर डिस्कशन करनी है कि रोज कोई ना कोई सिचुएशन अगर नजर आ रही है कि कभी हमारे को दिखाई देता है कि रामनवमी पे दंगे हो चुके हैं, कभी जोधपुर के अंदर से खबर आ रही है, कभी उसके पहले करौली वाले मामले में आ रही है, उससे पहले जहांगीरपुरी दिखाई देता है, उससे पहले नंदनया क्या नाम है दिल्ली के राइट्स दिखाई देते हैं, फिर कभी बंगलोर जलता हुआ दिखाई देता है। लगातार कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी जरूर है जो हमें बता रही है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। हम इसी के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों को मेरे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। दूसरा दोस्तों, अगर आप आईएएस, पीसीएस या सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको हमारी जो ऐप स्टडी टेबल नाम से जो ऐप है ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इसमें आपके स्टडीज से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप जाइए, इसे विजिट कीजिए, इसे डाउनलोड कीजिए, गूगल ऐप स्टोर पे अवेलेबल है। दूसरा दोस्तों, अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो हमने एक बहुत ही मिनिमम चार्जेस में कोर्स, पहले क्या होता है कि लाखों रुपए आपको फीस देनी पड़ रही है, अब अपनी आप तैयारी किश्तों में कर सकते हैं, छोटे छोटे अमाउंट को सबमिट करवा कर। तो हमने ये कोर्स मॉडर्न हिस्ट्री मॉड्यूल जो यूपीएससी मेंस से रिलेटेड होगा उसकी तैयारी के लिए 5,000 रुपये फीस रखी है। अगर आप इसमें मॉडर्न 50 का कोड डालेंगे तो 50% फीस कम हो जाएगी और वो पूरे कोर्स की फीस 2,500 रुपये बचेगी। आप जल्दी से जल्दी इस कोर्स पे जाइए या फिर हमारी ऐप पे जाइए, आपको आप ऐप पर आपको ये मिलेगा, या फिर 9911119407 पर जाकर आप इस चीज़ के बारे में स्टडी कर सकते हैं, मतलब इसके बारे में पूछ सकते हैं। 21 जून से हम बैच शुरू कर रहे हैं, तो जितना जल्दी हो सके आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवाइए। दूसरा, अगर आप बेसिक्स की तैयारी करना चाहते हैं तो 500 रुपीज़ पर मंथ के अंदर हमने एनसीईआरटी हिस्ट्री का कोर्स चालू किया है, मतलब हिस्ट्री का भी कोर्स चालू हो रहा है, एंशियंट हिस्ट्री चल रही है। तो जल्दी से जल्दी आप हमारे इस कोर्स में भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर, क्या भारत गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? इससे पहले एक छोटी सी बात अगर समझी जाए तो भारत को अगर देखेंगे तो नॉर्मली आप अपनी फैमिली से शुरू कीजिए। याद कीजिए आपका छोटा भाई या छोटी बहन, खासकर छोटा भाई, जब दो भाई होते हैं, लड़कों में थोड़ा एग्रेसिवनेस ज़्यादा होती है, तो नॉर्मली आपको दिखाई देगा वो आपस में लड़ते हैं। लड़ रहे होते हैं तो ज़्यादा शरारती आपका छोटा भाई मिलता था। ज़्यादातर केसेस में ज़्यादा शरारती छोटा भाई मिलता था, ज़्यादा लड़ाई छोटा भाई करता था, ज़्यादा एग्रेशन छोटे भाई में होती थी। लेकिन मम्मी पापा हमेशा बड़े को समझा रहे होते थे, बेटा तू तो बड़ा है, तू तो मान जा, तू तो बड़ा है, तू तो मान जा। ये हर घर से ये कहानी शुरू होती है और ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हर घर में यही कहानी है, बेटा तू तो बड़ा है, तू तो मान जा। वो बड़ा जो घर का होता था, जो आप भी हो सकते हैं, आपके बड़े भाई भी हो सकते हैं, या आप परिवार में रिश्तेदारी में कहीं पर भी, जब वो बड़ा जो घर का था, जो बड़ा लड़का होता है, वो उसको माँ बाप पहले खूब समझा रहे होते हैं कि भाई ये जो बेटा आप बड़े हो, आप मान जाओ, आप मत लड़ा करो, आप इग्नोर कर दिया करो, आप शांत रहा करो, समझो इस चीज को, छोटा भाई है टाइप में। एक जब वो लगातार इस चीज को कहते हैं तो पॉसिबली बच्चा, बड़ा भाई जो है वो नॉर्मली मानना शुरू कर देता है, रो के चीख के अपनी मम्मी को ये कह रहा होता है कि मम्मी आप इसको तो देखते नहीं हो कि ये भी तो मारता है, ये भी तो लड़ता है, आप इसे तो कुछ नहीं कहते। तो मम्मी हमेशा कहती थी बेटा छोटा समझ के माफ कर दे। ये हर घर में हर किसी ने देखा होगा कि मम्मी हर समझती थी कि हर, मतलब बेटा छोटा समझ के माफ कर दे, जब ये होता था। तो नॉर्मली बच्चा भी इस चीज को एक अमूमन बच्चा सीख जाता था, बड़ा, और सीख जाता है बड़ा लड़का कि यार ठीक है छोटा भाई है, वो माफ करना सीख भी जाता है। लेकिन एकाएक उसको ये चीज, और वो माफी कर देना उसका एक आदत सी बन जाती है, गली में भी, मोहल्ले में भी, स्कूल में भी, घर में भी।
और उसके बाद पॉसिबली ये हो सकता है कि वो बड़ा बच्चा जो है वो बाहर गया हो और किसी ने उसकी पिटाई विटाई कर दी हो या कुछ भी ऐसा हुआ, भले ही कुछ भी, लेकिन चाहे ना भी हुआ हो, लेकिन माँ अपने बेटे की, बड़े बच्चे की तारीफ करते हुए कभी कभार अक्सर ऐसा कहते हुए सुनेगी, मेरा बच्चा तो बहुत शरीफ है, मेरा बड़ा बेटा तो इतना शरीफ है कि कुछ कहने की हद नहीं। इस चीज को बड़ा बच्चा अपने अपमान के तौर पे लेता है और छोटा ये समझने लग जाता है कि ये तो ऐसा ही है। और ऐसा कई बार होता है कि अगर घर का बंटवारा भी हो रहा होता है तो बड़े बच्चे को ही कहा, बड़े वाले को भी कहा जाता है, कोई बात नहीं यार, छोटा है, थोड़ा ज्यादा भी ले लेगा तो कोई बात नहीं। यहां ये जो बचपन से उसको एक तैयारी करवाई गई कि बेटा तू बड़ा है, तुझे समझना होगा, से लेकर बंटवारे के नाम पर, बेटा भाई तू बड़ा है, तू थोड़ा कम कम भी ले लेगा तो कोई बात नहीं, छोटा है थोड़ा ज्यादा भी दे देगा तो बड़प्पन देखा। एक लेवल ऐसा आता है जब वो जो बड़ा भाई है ना, वो बड़प्पन दिखाते दिखाते इतना परेशान हो जाता है कि अब वो बड़प्पन दिखाना छोड़ देता है और फ्रस्ट्रेशन आ जाती है और वहां परिवारों में दरार पड़ने लग जाती है, क्योंकि छोटे वाले जो हैं, वो छोटे भाई बहन जो हैं, वो उस बड़े भाई की बड़प्पन के को एज ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। यही रीजन है अक्सर घरों में बड़े बच्चे फ्रस्ट्रेशन में आपको ज्यादा दिखाई देंगे, या बड़ा लड़का जो है, वो बड़ा भाई घर का जो है, जो पूरे खानदान में बड़ा है, भले ही जितने मर्जी वो बूढ़े हो गए हों, वो अपने छोटे भाई बहनों से बहुत फ्रस्ट्रेशन में रहता है, बहुत फ्रस्ट्रेशन में। और कई बार परिवार के अंदर एक लेवल ऐसा आ जाता है कि जहां पर इनके रिश्ते टूटने की कगार पर आ जाते हैं, घर में कलेश सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल पर हो जाता है। ये देश के अंदर भी लागू होता है, घर में भी लागू होता है। घर में बंटवारा होता है, लेकिन उस बंटवारे से पहले खतरनाक लड़ाई होती है, खतरनाक लड़ाई होती है और रिश्ते तार तार होते हुए नजर आते हैं। घर के अंदर याद कीजिए, मैंने अभी देश की बात शुरू नहीं की है। जब रिश्ते तार तार होने शुरू हो जाते हैं ना दोस्तों, तो वहां से कड़वाहट और सब चीजें भरनी शुरू हो जाती हैं और फिर वो लास्ट तक कई परिवारों में तो लास्ट कई परिवारों में जो लोग इस चीज को नहीं समझते, वो लास्ट तक अपने को फिर दुश्मन ही बनाए रखते हैं। बहुत से परिवार इस चीज को समझ जाते हैं कि नहीं, ये चीज जो है वो गलत है, हमें अब अपने रिश्ते सुधारने चाहिए। तो एक बार बंटवारे के बाद अब रिश्ते थोड़े खटास के साथ ही सही लेकिन सुधरने लगते हैं और एक लेवल ऐसा आता है कि वही परिवार जो एक समय पर लड़ रहा था, अब वो सुधरने लगता है, लेकिन एक कलेश के बाद, जिसमें सबके गिले शिकवे, सब चीजों की शिकायतें आपस में दूर हो जाती हैं या दूर करने की कोशिश की जाती है। इसी को जो बड़े लड़के को शिक्षा दी गई, समझाया गया बार बार कि बेटा तू तो बड़ा है, इसी को कहा जाता है सहिष्णुता, टॉलरेंस। तो सहिष्णुता असलियत में है क्या? टॉलरेंस। अभी हमने 2004 वाली मोदी गवर्नमेंट के अंदर इन टॉलरेंस का नाम हमने सुना होगा, असहिष्णुता। तो सबसे पहले इसे समझिए, सहिष्णुता क्या है। सहिष्णुता ये है कि जानबूझकर या यूं कहें कि किसी को भी, किसी की गलत हरकतों को भी रिश्ता बनाए रखने के लिए, रिश्ते को बनाए रखने के लिए बड़प्पन दिखाते हुए उनकी छोटी मोटी हरकतों को इग्नोर कर दिया जाए, ये सहिष्णुता होती है। रिश्ता बनाए रखने के लिए किसी भी दल की, ग्रुप की, भाई की, रिश्तेदार की या किसी की भी, रूममेट की, दोस्त की, कंपनी के अंदर जो काम करने वाले हैं कंपनी मेट्स की, किसी की भी, अपनी रिश्ते को बनाए रखने के लिए बड़प्पन दिखाते हुए उनकी छोटी छोटी हरकतों को इग्नोर कर दिया जाना सहिष्णुता कहलाता है।
बहुत बेसिक लेवल पर गांधी जी की माने तो सहिष्णुता का मतलब है प्रेम करना, सामने वाला चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हुआ। खैर, मैं गांधी जी की बात से इतना ज़्यादा सहमत नहीं कर पाता कि प्रेम करना चाहे वो कितना भी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर क्यों ना हुआ, क्योंकि एक लेवल पर आकर आपकी जो सहनशीलता है वो भी एक तरीके से जवाब दे जाती है। सवाल इससे आगे आता है, सहिष्णुता यानी टॉलरेंस की अगर बात की जाए तो टॉलरेंस असलियत में किसी भी मामले में रिश्ते को बनाए रखने की एक कोशिश होती है। अब ये टॉलरेंस किस में है और किस में नहीं, ये पर्सन टू पर्सन और सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करती रहती है, लेकिन नॉर्मली सोसाइटी में ये माना जाता है जो हायर पोस्ट पे होता है, जो बड़ा होता है, जो सीनियर होता है, जो डोमिनेट मतलब जो पावरफुल होता है, उससे उम्मीद की जाती है कि वो सहिष्णु होगा, वो टॉलरेंट होगा, और छोटे को कहीं ना कहीं एक तरीके से इग्नोर कर दिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है ना, हमारे यहाँ दोहा भी है ये कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, कि छोटे उत्पात कर भी दें तो अगर छोटे उत्पाद कर भी दें तो बड़े को क्षमा करनी चाहिए ताकि सिस्टम बना रहे। लेकिन क्या ये हर जगह लागू है? तो इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन देश के नाम पर करते हैं। असलियत में टॉलरेंस, भाई यहाँ इंडिया के अंदर अगर आप देखते हैं तो नॉर्मली ये माना जाता है कि भाई है ही कि हिंदू जो हैं वो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है या सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी के अंदर हैं। लगभग लगभग 80% के करीब पॉपुलेशन है। पहले 80% से ज़्यादा हुआ करती थी और अब ये 80% से घटकर 79 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंट आ गई। पहली बार ये 2011 का सेंसस है। वहीं दूसरी जो सेकंड मेजॉरिटी है वो है मुस्लिम्स। अब ये मुस्लिम्स जो हैं ये सिग्निफिकेंट नंबर में हैं। जितना भी शोर बजता है कि भारत में मुस्लिमों पर अत्याचार होता है, अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम्स जब भारत आज़ाद हुआ तो 9% थे, अब वो बढ़कर 14% हो चुके हैं, जो पॉपुलेशन का एक अच्छा खासा परसेंटेज होता है। तो यहाँ असलियत में देखेंगे तो ग्रोथ दिखाई दे रही है। अब है क्या मामला? जब कांग्रेस गवर्नमेंट या नेहरू से शुरू किया जाए तो नेहरू के टाइम पर हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो हमारे को ये हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं को टॉलरेंस का एक ये सहिष्णुता के बारे में समझाया गया, जो अपने आप में बिल्कुल ठीक था। सहिष्णुता क्या थी कि भाई असलियत में अगर मुस्लिम कम्युनिटी छोटी मोटी कोई गलती कर भी देती है तो उसे बड़ा दिल कर रख कर आप इग्नोर करें, और इग्नोर इस तरीके से करें कि यार ठीक है, हम उसे शांति बनाए रखने की कोशिश करेंगे। ये था टॉलरेंस। अब इससे क्या हुआ, इसमें अगर आप देखें तो नेहरू ने हिंदू मैरिज एक्ट बनाया। अब हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर मुस्लिम्स को जो है वो बाहर रखा गया, कहीं ऐसा ना हो लगे मुस्लिम्स को, कहीं इसके पीछे रीज़न ये था कि कहीं मुस्लिम्स को ऐसा ना लगे कि उनके साथ इस देश में भेदभाव किया जा रहा है। ऐसे ही स्पेशल पॉलिसीज से लेकर धार्मिक मामलों से लेकर, जैसे हिंदू टेम्पल्स के बड़े पार्ट को सरकार जो है वो अपने अंडर में ले सकती है, बड़ी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले सकती है, सोशल रिफॉर्म्स के नाम पर, लैंड रिफॉर्म्स के नाम पर बहुत बड़ी बड़ी एस्टेट्स को, जो टेम्पल्स की एस्टेट्स भी हैं, उनको भी कब्जा किया जा सकता है। वहीं अगर आप देखेंगे तो इन सब चीज़ों को, या हिंदू मंदिरों में जो दान आता है उस पर कब्जा किया जा सकता है, उसका लगभग 80% के करीब भारत सरकार जो है वो ले सकती है, और उसके लिए उसको किसी भी अपने हिसाब से जो भारत सरकार को लगे उसे किसी भी काम में इस्तेमाल कर सकती है। ये सब चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं भारत सरकार के मामले में हिंदुओं के लिए तो था, यानी हिंदू टेम्पल्स का जो भी चढ़ावा है वो भारत सरकार ले सकती है, लेकिन माइनॉरिटीज़ के किसी भी इंस्टीट्यूशन के, किसी भी धार्मिक संस्थान के चढ़ावा या पैसे से के ऊपर भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं है।
इसी तरीके से प्रॉपर्टी को जब्त करने की भी अगर बात आए तो हिंदू मंदिरों के पास अगर प्रॉपर्टी ज्यादा है तो उनकी प्रॉपर्टी सरकार ले सकती है, लेकिन वक्फ बोर्ड जिसके पास रेलवे और सेना के बाद दुनिया की सबसे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जमीन है, उसकी 1 इंच जमीन भी भारत सरकार नहीं ले सकती। और बाद में तो यहां तक कानून बना दिए गए कि जिस प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड ये कह दे कि हाँ ये प्रॉपर्टी धार्मिक मामलों के लिए इस्तेमाल हो सकती है, हो चुकी है और धार्मिक हिंदू मुस्लिम इस्लाम के लिए इस्तेमाल है और ये धार्मिक मामले से जुड़ी प्रॉपर्टी है और इस पर वक्फ बोर्ड का अधिकार है, तो उसको सीधा कोर्ट के अंदर हायर कोर्ट्स में चैलेंज किया जा सकता है। जल्दी से लोअर कोर्ट में तो चैलेंज कर भी नहीं सकते। यानी यहां पर वक्फ बोर्ड को इस हद तक अथॉरिटी दे दी कि जिस प्रॉपर्टी पर उसने उंगली रख दी वो प्रॉपर्टी उसकी हो गई। सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस जो लगभग पिछले 100 साल से वहां वो प्रॉपर्टी वो ऑफिस है, उसके ऊपर भी वक्फ बोर्ड का दावा ये था कि ये प्रॉपर्टी तो हमारी है, उसमें वो मुकदमा जीत भी गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये था टॉलरेंस सरकारों का। यानी एक तरफ हिंदू को ये समझाया गया कि देखिए आप बड़े हैं, इसमें कोई गलत भी नहीं है। मेजॉरिटी के मामले में ये कहा जाता है कि भाई असलियत में मेजॉरिटी जो है वो उसको टॉलरेंट होना चाहिए, क्योंकि उसका इंटॉलरेंस अगर ज़्यादा बढ़ेगा और जो माइनॉरिटी है उसको प्रॉब्लम आएगी, तो एक समय ऐसा आएगा कि भले ही माइनॉरिटी को ख़त्म कर दे लेकिन वो इनटॉलरेंट सोसाइटी पहले माइनॉरिटी को खत्म करेगी, बाद में खुद को खत्म करना शुरू कर देगी, जैसे कि पाकिस्तान में अभी हो रहा है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष ये है कि ऐसे में कई बार क्या होता है कि जो मेजॉरिटी होती है उसके अंदर एक हीन भावना पैदा होनी शुरू हो जाती है, और वो हीन भावना ये होगी कि मतलब उसको हमेशा ये फील आएगा कि हमें दबाया जा रहा है। और माइनॉरिटी जो एग्रेसिवली अपने अधिकारों के लिए जरा से किसी भी मामले के लिए एग्रेसिव हो जाती है उसमें, और वहां उन्हें अपनी कम्युनिटी को बरगला कर कुछ भी आगे कर दिया जाता है, तो ये एक नेचुरली किसी भी माइनॉरिटी में देखा जाता है जब तक कि सरकार मेजॉरिटी को आंख बंद करके सपोर्ट नहीं कर रही होती। तो माइनॉरिटी के अंदर एक बिहेवियर होता है एग्रेशन का कि हमें अपने अधिकारों को बचाए रखना है। तो माइनॉरिटी यहां एग्रेसिव नजर आती है और मेजॉरिटी जो है उसको टॉलरेंस का पाठ पढ़ाया जाता है और टॉलरेंट बनाए रखने की कोशिश की जाती है। तो यहां से ये नॉर्मली मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के कॉन्फ्लिक्ट्स को भाईचारे और किसी भी नाम पर दबा दिया जाता है और कहीं ना कहीं एक तिरंगा यात्रा टाइप की यात्राएं वगैरह निकाल निकोल के घावों के ऊपर मरहम लगाई जाती रही। अब प्रॉब्लम ये थी कि जब तक भारत आजाद हुआ और उसके बाद जब तक भारत जियो पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बना, हालांकि मेरा मानना यह है कि भारत के जो मुस्लिम्स हैं वो पहले दिन से भारत से कम और भारत से बाहर इस्लामिक मुद्दों से हमेशा ज्यादा जुड़े रहे हैं। जैसे 1920 में अगर देखा जाए तो खिलाफत मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ। अब इस खिलाफत मूवमेंट को अगर देखा जाए 1919 में ही हालांकि शुरू हो गया था, अब 1920 की जगह हम 1919 लिख देते हैं। 1919 में खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ, हालांकि इसकी पटकथा पहले लिखी जा रही थी, लेकिन ये किसी मुस्लिम संगठन द्वारा इस लेवल पर चलाया गया पहला एक मूवमेंट था जो अंग्रेजों के खिलाफ था, पहला और आखिरी मूवमेंट था जो अंग्रेजों के खिलाफ था। लेकिन इस मूवमेंट में कारण खिलाफ अंग्रेजों के था, कारण भारतीय नहीं था, कारण था कैलिफ ऑफ टर्की, यानी तुर्की का जो खलीफा था, यानी कैलिफ ऑफ टर्की था, उसके लिए यह मूवमेंट चलाया गया था। तो मेरा मानना यह है कि भारत से बढ़कर मुस्लिम उम्मा, भारतीय मुसलमानों के लिए जो मुस्लिम उम्मा है उसका एक बिहेवियर यहां दिखाई देता है जहां पर खिलाफत एक धर्मगुरु ही था, खलीफा एक धर्मगुरु ही तो था, और कोई
ना तो प्रॉफिट थे, ना ही अल्लाह के रिलेटिव कुछ मामला था। खलीफ था जो अय्याशियों में डूबा हुआ था और जिस खलीफा के खिलाफ सऊदी अरेबिया से लेकर, कुवैत से लेकर, सीरियन फोर्सेस से लेकर, कुर्दिश फोर्सेस से लेकर, फिलिस्तीनियन फोर्सेस से लेकर, लेबनीज फोर्सेस से लेकर, सभी मुस्लिम फोर्सेस, इजिप्ट की फोर्सेस से लेकर सभी मुस्लिम फोर्सेस जो हैं उस खलीफा के खिलाफ लड़ रही थी और खलीफा पे हमला कर रही थी। पूरे दुनिया का मुसलमान जिस खलीफा के खिलाफ लड़ रहा था, भारत का मुसलमान अंग्रेजों से उस खलीफा को बचाए रखने के लिए लड़ रहा था। यहां पहली बार भारत के अंदर, भारत के मुसलमानों के अंदर भारत से बढ़कर बाहरी मुद्दों के ऊपर अपने इमोशंस को जाहिर करने का एक मौका मिला और ये देखा जाता है और ये बिहेवियर शुरू से अब तक आपको दिखाई देगा। अब ये है क्या मामला, अब ये क्या, देखिए 1971 वॉर इंडिया के लिए एक बहुत ज्यादा टर्निंग पॉइंट था। 1971 टर्निंग पॉइंट ये था कि भारत ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए और बांग्लादेश बनाया या बांग्लादेश बनने में मदद करी, जो भी शब्द आप इस्तेमाल करना चाहें, लेकिन भारत ने बांग्लादेश बना दिया और दुनिया के इतिहास में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद थर्ड वर्ल्ड नेशन द्वारा, यानी नए आजाद हुए देश द्वारा ऐसा कारनामा कर दिखाना जिसमें अमेरिका और यूरोप हाथ मलते रह जाए और रशिया केवल आके खड़ा हो जाए और एक देश के दो टुकड़े करके दिखा दिए। यहां इंडिया ने बांग्लादेश बनाकर अपने आप को रीजनल पावर के तरीके से प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया। रीजनल पावर के तरीके से प्रोजेक्ट करना शुरू किया तो ऑब्वियस सी बात है, यहां ये एक ऐसा रीजनल पावर जो यूएसएसआर का दोस्त था। ऐसे में इंडिया जो है ना चाहते हुए भी जियो पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गया। जियो पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने का सीधा सीधा मतलब ये था कि अब आपको अमेरिका से लेकर यूरोप, अमेरिका और यूरोप की दुश्मनी जो है वो झेलनी पड़ेगी। लेकिन ये जो अमेरिका और यूरोप हैं, इनकी खास बात ये है, ये सामने नहीं आते। ये हमेशा बचाव दल से या बच के या बिल्कुल जिसे कहते हैं पीछे खड़े होकर ग्राउंड लेवल पर एक तरीके का फोर्थ या फिफ्थ जनरेशन वॉर हमेशा किसी भी देश के खिलाफ लड़ते हैं, ये इनकी आदत है। तो इन्होंने क्या किया जियोपॉलिटिक्स के अंदर, यहां इन यूरोपियन कंट्रीज की दोस्ती कहीं ना कहीं अरब वर्ल्ड से होती हुई नजर आ रही थी और यहीं से भारत के खिलाफ एक जंग का ऐलान, अनदेखी सी जंग का ऐलान शुरू हो गया और यहीं इंडिया को इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर उलझाकर भारत को अंदर ही अंदर दबाए रखने की कोशिश की गई, अंदर ही अंदर दबाए रखने की, अंदर ही अंदर उलझाए रखने की कोशिश की गई। और उस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में उस समय अगर आप 1971 के बाद देखोगे और 1980 के और बाद देखोगे तो हिंदुस्तान में दो चीजें धर्म के नाम पर उभरने लगी। पहला, खालिस्तान मूवमेंट खुले तौर पर धर्म के नाम पर आगे बढ़ने लगा और यहाँ इस सिखों के नाम पर या सिखिज्म के नाम पर खालिस्तान को अलग किया गया। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं, खालिस्तान मूवमेंट के, तो यहां पर हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाने की कोशिश की गई। यहीं से असलियत में मामला सीधी सीधी तौर पर आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा और यहीं पर इंदिरा गांधी शायद इस चीज को समझ रही थी कि भाई असलियत में जियो पॉलिटिक्स कहाँ जा रही है। यही रीजन है कि 1980 के अंदर यासिर अराफात, पैलेस्टीनियन लीडर यासिर अराफात को दिल्ली बुलाया जाता है, इंडिया बुलाया जाता है, फिलिस्तीन का ऑफिस खोला जाता है और यासिर अराफात भारत में आके इंदिरा गांधी को अपनी बहन बता के जाते हैं। उसका एक पार्ट मुस्लिम अपीजमेंट भी था, लेकिन दूसरा पार्ट वो जियो पॉलिटिक्स थी जिसके अंदर हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देने के लिए भाई एक तरफ कहा जाएगा मुस्लिम्स को भड़काओ,
अब जैसे ही आप मुस्लिम्स को भड़काओगे, उसके रिएक्शन की फॉर्म में हिंदू, जिसे अभी तक आप टॉलरेंट यानी सहिष्णु कहकर उसको समझा रहे थे, वो भी भड़केगा। और जैसे ही वो हिंदू टॉलरेंट के नाम पर टॉलरेंस छोड़ेगा और रिएक्शन के नाम पर भड़केगा, हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, और उस हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट्स का असर कहीं ना कहीं इंडिया की कमजोरी यानी इंडिया की वीकनेस के रूप में दिखाई देगा। इसे समझिए आप। 1980 का मामला, 1980 में यासिर अराफात को भारत आने का न्योता, यासिर अराफात जो फ़लस्तीनियन लीडर्स थे वो भारत आते हैं और फ़िलिस्तीन को खुलकर सपोर्ट की जाती है, जबकि मोसाद जो है रॉ को बनाने से लेकर बहुत सारी टेक्नोलॉजी से लेकर हथियार से लेकर सब चीज़ें भारत को अवेलेबल करवा रहा था। यहां से कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी के ऊपर मुस्लिम अपीजमेंट के आरोप लगने शुरू हो गए, क्योंकि असलियत में यहां मुस्लिम्स की, खासकर ये धर्मगुरु जो थे, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का टूल बन गए, टूल ऑफ जियो पॉलिटिक्स अगेंस्ट इंडिया ये बनना शुरू हो गए। इसे हर किसी को समझना पड़ेगा, मेरे मुस्लिम भाइयों को भी यहाँ समझना पड़ेगा कि आप जो जियो पॉलिटिक्स है उसका हिस्सा ना बने, उसका हिस्सा ना बने। नुपुर शर्मा जो है उसका जो भी एक स्टेटमेंट है, वैसा ही स्टेटमेंट जाकिर नाइक वैसे ही शब्दों में, वही शब्दों में कह रहा है, और उसमें अगर नाराजगी है तो वो एक अलग है, कानून को उसके अनुसार काम करने देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से इंडिया के खिलाफ साजिश हो रही है, उस साजिश का हिस्सा नहीं बनना चाहिए आपको। हुआ क्या कि यहाँ मुस्लिम्स को टूल ऑफ जियो पॉलिटिक्स की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा ऑन द नेम ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड, और यहीं से एक तरफ मुस्लिम्स जो हैं उनको कहा गया कि आप कैसे भी करके अपने मामले, अपने जो दावे हैं उन्हें मजबूत करो। जिस जगह पर भी हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट वाली जगह है उस पर अपना दावा मजबूत करो। यहां से वो जो क्लेम जो थे वो अलग अलग जगहों पर जो मजबूत होते शुरू हो गए, वहीं से अपीजमेंट पॉलिटिक्स बढ़ने लगी, क्योंकि सरकार को ये डर था कि सरकार ने थोड़ा सा भी हैवी हैंडेड एक्शन लिया तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, और मुस्लिम्स जो हैं वो अगर कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हुए तो भारत के लिए खतरा बनता हुआ देर नहीं लगेगी। यहां कहीं ना कहीं टेंशन्स क्रिएट होती, ये अपीजमेंट कहीं ना कहीं इनके क्लेम को बढ़ाते रहे और साथ में इनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाते रहे, और यहां पर इसके रिएक्शन में हिंदूज के अंदर एक तरीके का गुस्सा जो था, एंगर, वो लगातार पनपता चला गया। इस एंगर को कैश करने के लिए, क्योंकि डेमोक्रेसी है भाई, सिंगल पार्टी रूल हो या यूं कम्युनिस्ट पार्टी रूल जैसा रूल हो, तो वो तो किसी की कभी सुनेंगे ही नहीं। एक पार्टी है, हैवी हैंडेडली जो फालतू बोलेगा उसे मार डालेंगे। लेकिन डेमोक्रेसी में हर आवाज का कोई ना कोई मसीहा बनता है, हर आवाज जो भी है उस आवाज का मसीहा बनता है, और वो मसीहा बन के उस आवाज को लोगों तक पहुंचाता है, लोगों की आवाज बनाकर खुद अपने आप को आगे बढ़ाता है। यहीं पर बीजेपी का जन्म होता है। भाई बीजेपी का जन्म एज अ रिएक्शन की फॉर्म में मैं ज्यादा देखता हूं, क्योंकि वो दौर ऐसा था जहां पर आपको खुलकर मुस्लिम अपीजमेंट हर पार्टी के अंदर दिखाई दे रहा था, और हिंदूज जो थे वो एक तरीके से इग्नोर्ड फील कर रहे थे। यहां जब आएगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये इनके मुस्लिम कम्युनिटी में एक कॉन्फिडेंस, जिसे आप कहेंगे ओवर कॉन्फिडेंस की फॉर्म में, तो यहां इस सारे घाव पर नमक छिड़कने का काम किया काश्मीरी पंडित एक्सोडस ने। काश्मीरी पंडित एक्सोडस ने उसे काम करना शुरू किया कि भाई असलियत में ये जो कश्मीरी पंडित हैं ये अब कश्मीर छोड़कर भाग गए हैं। यहाँ हिंदू को तो फील हुआ, हिंदू जो था उसे फील हुआ कि वी आर नॉट सिक्योर इवन इन इंडिया, हम भारत में भी सिक्योर नहीं है, और मुस्लिम जो है वो कॉन्फिडेंस से
ओवर कॉन्फिडेंस में बदलता चला गया। क्योंकि अजमेर शरीफ से लेकर आप ये देखिए ना, 92 के अंदर अजमेर स्कैंडल जो है उसमें सारी हिंदू लड़कियों के खिलाफ जो हरकतें इस चिश्ती खानदान ने करी, चिश्तियों के खानदान से रिलेटेड लोगों ने करी, वो स्कैंडल जो है वो तो एक अलग ही लेवल का है, समझे। और उसमें कहीं ना कहीं हिंदुओं को एक तरफ तो कश्मीरी पंडित एक्सोडस, दूसरी तरफ अजमेर शरीफ के चिश्ती जैसों ने जो हिंदुओं का साथ अत्याचार किया, वो लड़कियों 1000 से ज़्यादा लड़कियां उसमें शामिल थी। 1991-92 का ही तो स्कैंडल है ये जो बाहर आया, छोटी छोटी लड़कियों को 14-15 नाइन्थ क्लास के बच्चों को ये सेक्स स्कैंडल का मतलब अपने भूख का हिस्सा बना रहे थे। इस सिचुएशन के अंदर यहां से कॉन्फिडेंस जो था वो हिंदूज को थोड़ा गुस्सा आना शुरू हुआ और एक एक्सट्रीम लेवल पर यह बढ़ना शुरू हुआ। यहां से एक्शन रिएक्शन की जो पॉलिसी थी वो आगे बढ़ती हुई नजर आती है। यहां से भाई ऑब्वियस सी बात है, बीजेपी का राइज असलियत में उसी पार्ट का एक एक्सट्रीम फॉर्म में हिस्सा है। अब बीजेपी ने इसी दौर के अंदर अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के ऊपर आरोप है कि 1992 के अंदर एक तरफ अजमेर शरीफ वाला डिस्ट्रक्शन हो रहा है और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो 1992 के अंदर बीजेपी जो है वो सॉरी बीजेपी के ऊपर आरोप है कि बाबरी डेमोलिशन किया गया, बाबरी स्ट्रक्चर का डेमोलिश कर दिया गया। और उसके बाद एक सीरीज ऑफ इवेंट्स जो शुरू से चलती आ रही थी, अयोध्या के दरवाजे खोलने टाइप के, राजीव गांधी की बेवकूफियां, उसके बाद बाबरी डेमोलिशन और एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस, एक्शन एंड रिएक्शन दिखाई देना शुरू हुआ। और इस सीरीज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन में साफ तौर पर बीजेपी और शिवसेना को छोड़कर पूरे हिंदुस्तान की लगभग हर पार्टी हिंदू, ऐसा आरोप लगा, पर नॉर्मली ये था भी कि हिंदू वोट बैंक को डिवाइड करके जातिगत वोट बैंक को आगे बढ़ाकर और साथ में उन जाति के वोटों के अंदर मुस्लिम्स के वोट्स को अपने साथ जोड़कर आगे बढ़ती हुई नजर आई। यहां से फिर भी तो 1990 से लेकर अगर आप देखते हैं 2014 तक का वो साल जो था, बीजेपी के लिए भले ही अप डाउन्स थे, लेकिन हिंदुओं के लिए अक्सर वो पार्ट रिवाइवल होना शुरू होता चला गया। इसमें 2011 का जो सेंसस है उसने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वहां धर्म के आधार पर जो सेंसस हुआ उसमें गिना गया कि कौन कितने हैं, तो पता लगा जो मुस्लिम्स 9% थे वो मुस्लिम्स अब 14% हो गए। तो ऑब्वियस सी बात है अब कैलकुलेशन होना शुरू हो गई कि भाई जहां जहां मुस्लिम बढ़ रहा है, कैराना से लेकर बहुत सारे मामले आए थे कि जहां जहां मुस्लिम बढ़ रहा है वहां वहां हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये जो इंक्रीज इन पॉपुलेशन था, इसका एक फियर फैक्टर ऑब्वियस सी बात है क्रिएट हो गया हिंदुओं में। एक तो फियर फैक्टर क्रिएट हो गया और दूसरा बिहेवियर ऑफ मुस्लिम्स जो था वो अक्सर आपको ऐसा नजर आएगा जो एग्रेसिव है और कहीं ना कहीं ये कहेंगे हो गया तो क्या हुआ। ये मैं अपने एरिया की बता रहा हूं, ये मेरे अपने एरिया की भी बात है कि एक मंदिर की मूर्तियां काली माता की चार मुस्लिम लड़कों ने, ये बात लगभग 2012-13 के आसपास की है, 4 लड़कों ने, मुस्लिम लड़के घुसे, मंदिर की मूर्तियां तोड़ी और मंदिर की मूर्तियां तोड़ने के बाद बाकायदा वो सीसीटीवी कैमरा में दिखाई दे रहे हैं, वो पहचाने गए हैं, लेकिन लगभग लगभग पूरा मुस्लिम कम्युनिटी खड़ा हो गया कि उन लड़कों को पनिशमेंट नहीं मिलेगी, चाहे कुछ हो जाए। पुलिस के बाहर पूरी रात खड़े रहे और दूसरी तरफ फिर हिंदू और आरएसएस ग्रुप भी इस मामले में, वहां पहली बार मैंने अपने बचपने से अब तक मैंने पहली बार वो एग्रेशन देखा जो लड़ेंगे नहीं लेकिन जाने भी नहीं देंगे। वो टेंस माहौल मेरे एरिया के अंदर जो था कि मूर्तियां, और दिल्ली के अंदर था कि मूर्ति तोड़ी गई, बहुत बड़ा बवाल नहीं मचा क्योंकि इलेक्शन टाइम था, किसी को नुकसान किसी को फायदा हो सकता था, लेकिन और दंगा होता तो इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की बड़ी बेइज्जती होती इस मामले में भी, और दिल्ली जैसे शहर में अगर होता तो वहां जो एक मुस्लिम एरोगेंस दिखाई दिया,
वो एक एग्जाम्पल नहीं, वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आज भी अगर आप CAA NRC को देखेंगे तो पार्लियामेंट ने एक कानून अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों के लिए पास किया। उसके ऊपर CAA NRC का एरोगेंस आपको साफ नजर आएगा कि किस तरीके से था। अभी भी अगर आप देखेंगे, ट्रिपल तलाक से लेकर, हलाला से लेकर, किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर हिजाब पहनने से लेकर, मामलों में सुप्रीम कोर्ट तक की बहुत सी बातों को इग्नोर कर दिया जाता है। ये जो एरोगेंस है, एक तरफ ये एरोगेंस, दूसरी तरफ फियर फैक्टर ऑफ मेजॉरिटी। मेजॉरिटी के अंदर फियर फैक्टर और मुस्लिम्स के अंदर एरोगेंस, ये अपने चरम पर पहुंचता गया। 2014 में जब बीजेपी सरकार आई तो यहां बीजेपी का ये जो मेजॉरिटी थी जिसके अंदर फियर फैक्टर था, बीजेपी की जीत के पीछे 2011 के सेंसस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो जो फियर फैक्टर था कि यार ये मुस्लिम्स डोमिनेट करके एक और, या तो एक और, क्योंकि ओवैसी के भाई जैसे लोग कह रहे थे कि भाई या तो जाएंगे, नहीं जाएंगे तो कम से कम कुतुब मीनार और लाल किला लेके जाएंगे, ताजमहल लेके जाएंगे। ये जो काम है ना इन ओवैसी ब्रदर्स का, ये कुछ नहीं कर रहा, ये सिर्फ हिंदू फियर फैक्टर को बढ़ाता है। और जैसे ही वो हिंदू फियर फैक्टर बढ़ता है कि यार हम अब की बार माइनॉरिटी में हो गए तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी, उसने यूनाइटेडली वोट किया और जानबूझकर मोदी को वोट किया, क्योंकि मोदी की कॉलर पे एक एक फेदर है, एक बढ़िया बात है क्या डेवलपमेंट करी गुजरात में, और एक नेगेटिविटी है, एक नेगेटिव टेंट है जो अच्छी तरह काम कर रहा है, और वो ये 2002 के दंगे, और उसके बाद 2002 से लेकर 2014 तक के बीच के अंदर मुस्लिम्स के अगेंस्ट कोई दंगे ना होना, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा बीजेपी के ऊपर। और यहां से अब प्रॉब्लम यह है, बीजेपी असलियत में जिस लहर पे सवार होके आई वो हिंदू फियर फैक्टर और मेजॉरिटी फियर फैक्टर है, ना तो इसे मुस्लिम लीडर्स समझ रहे, क्योंकि मेरा मानना यह है कि ये मुस्लिम लीडर्स ज्यादातर जो हैं वो विदेशी हाथों में खेलने वाली कठपुतली हैं। और बीजेपी का जो मेजॉरिटी वोटर है, तभी आप देखेंगे जितना इस्लाम को सपोर्ट करने के नाम पर जितना प्रोटेस्ट हो रहा है इस नुपुर शर्मा के नाम पर, उतना ही ज्यादा सपोर्ट इकट्ठा हो चुका है मुस्लिम्स का, सॉरी हिंदुओं का, खुलकर, कि अगर नुपुर शर्मा को कुछ हुआ, ये हिंदू माइंडसेट बन चुका है। अब की बार अगर नुपुर शर्मा को कुछ हुआ, और अगर उसकी, भले ही आपने निकाल दिया पार्टी से निकाल दिया तो पार्टी भी दो फाड़ है, लेकिन अगर नुपुर शर्मा को कुछ हुआ तो ग्राउंड लेवल पर बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करके बैठे हुए हैं। ये एक बैठे हुए इन द सेंस लोगों का एक माइंडसेट है कि नुपुर शर्मा को कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये एक सिग्नल होगा हिंदू कम्युनिटी के लिए कि आपको, मतलब हिंदूज के दिमाग में है कि हिंदू फिर खड़ा नहीं हो पाएगा जब आप एक महिला की रक्षा नहीं कर सकते। वो जिसने वो बोला जो जाकिर नाइक पहले ही बोल सकता है, गलत है सही है उस पर बहस होगी, और जाकिर नाइक अगर उस चीज को बोल चुका है और बहुत से मुस्लिम स्कॉलर्स उस चीज को बोलते हैं, तो इसका मतलब यह है कि रिएक्शन आएगा। यहां ये जो पार्ट है, मुस्लिम्स कहीं ना कहीं विदेशों के हाथों में खेल रहे हैं। सोच कर देखिए ना, ओवैसी जिस तरीके से ओपनली बात कर रहा होता है, खुलकर मुस्लिम्स को भड़का रहा है, वो क्रिएट कर रहा है एक प्रेशर, और उसके बाद जैसे ही अरब कंट्रीज का रिएक्शन आता है, उस मुस्लिम अरब कंट्रीज के रिएक्शन को अपोज करने के लिए भारत का कोई भी मुसलमान खड़ा होके ये कहता हुआ दिखाई नहीं देता कि बाहर के मुसलमानों को हमारे देश में इंटरफियर करने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक फैक्टर जो है ये नेगेटिव जा रहा है कि अरब देशों के साथ खड़े हुए मुस्लिम्स दिखाई दे रहे हैं। मामला इस्लाम से जुड़ा भले ही हो, लेकिन अगर ये भारत में भाई भाई वाला मामला है तो हम सही मानते हैं, और अगर ये अरब देशों के साथ खड़े हुए हो और ये भाई भाई का मामला ना होकर आप धर्म को पहले मान रहे हो, कानून, सुप्रीम कोर्ट और सब चीजों को बाद में मान रहे हो, तो इसका मतलब यह गलत है।
ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन क्रिएट हो रहा है वो कहीं ना कहीं रायट्स की फॉर्म में नजर आ रहा है। और प्रॉब्लम यहां पर यह है कि जो रूलिंग पार्टी है उसके साथ मजबूरी है कि वो बहुत ज्यादा हिंदुओं को दबा नहीं सकती। उसका वोट बैंक गायब होगा और दुनिया हिंदुस्तान के अंदर कोई दूसरी पार्टी ऐसी नहीं है जो उसके वोट बैंक को सपोर्ट कर पाए, मतलब हिंदूज का वोट कैरी कर पाए आज के दिन। अब आप उसे रेडिकलाइज करें या आप मेरी सबसे पहले वाली स्टोरी से उसे जोड़कर देखें कि भाई रिएक्शनरी हुआ नहीं है, बनाया गया है। मम्मी के बार बार ये कहने से कि मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, शरीफ है, बेचारा लड्डू है, किसी से भी पिट के आ जाता है, या फिर इग्नोरेंस है जिसमें छोटे भाई बहनों ने बड़े को और बड़े के सेक्रीफाइसेस को एज ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में एक तरफ एग्रेसिव मेजोरिटी है, दूसरी तरफ एरोगेंट सॉरी एग्रेसिव इस समय हो चुकी मेजोरिटी है और दूसरी तरफ एरोगेंट जो है वो माइनॉरिटी है। और यहां प्रॉब्लम ये है कि इनको रोकने वाला, इसका बीच बचाव करने वाला कोई नहीं है। यही रिएक्शन है फ्रीक्वेंट, और इसमें जियो पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। मेरा ऐसा मानना पूरे तरीके से है कि भारत के अंदर जिस तरीके से मतलब भारत जब एक रीजनल पावर बनकर उभरा 1971 में, तो भारत के अंदर कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ाए गए। अब भारत सुपर पावर की तरफ ताल ठोक रहा है कि आई एम गोइंग टू बिकम अ सुपर पावर, और ये किसी की सुन नहीं रहा, अमेरिका से लेकर यूरोप की। ऐसी सिचुएशन में पॉसिबिलिटी पूरी है कि इन लोगों ने भारत के अंदर जानबूझकर ऐसे एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है, डाल दिया है या भेज दिया है, जो जरा जरा सी बात के ऊपर एरोगेंस दिखा रहे हैं। और डीजे बजेगा तो पत्थरबाजी और सब चीजें जो आप लगातार, उसमें देखो अपने प्लस माइनस हैं। ये एग्रेसिव है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन ये भी एरोगेंट वाला बिहेव कर रही हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जब दोनों कम्युनिटीज आमने सामने हैं तो वो एक सिविल वॉर लाइक सिचुएशन बन जाती है। भले ही फुल फ्लेजेड लेवल सिविल वॉर ना हो, लेकिन लो इंटेंसिटी सिविल वॉर जरूर है, लो इंटेंसिटी सिविल वॉर जरूर है। अब ये आगे जाकर कितना हो पाएगा वो पता लगेगा। अभी जो भी, और ज्ञानवापी इसके अंदर, हालांकि देखो ज्ञानवापी कोर्ट में मामला है, और प्रॉब्लम इस एरोगेंसी की ये है, मुस्लिम्स के एरोगेंसी की ये है कि वो आज के दिन कोर्ट को भी मानने को तैयार नहीं है। एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन लेके खड़े होंगे कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा है, उस कॉन्स्टिट्यूशन ने लॉ बनाने की जिस गवर्नमेंट को पावर दी है उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। सीएए एनआरसी के मामले में अब उस सीएए एनआरसी को कोर्ट में चुनौती देते हैं, जिस मामले में कोर्ट को फैसला आ जाएगा वो ठीक है, वरना कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने इंस्टीट्यूशंस पर भरोसा करना छोड़ देते हैं और दूसरी कम्युनिटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा सा फिर इस चीज़ को टॉलरेट करने के मामले में नहीं होती है, तो वो सिविल वॉर लाइक सिचुएशंस ही होती हैं जो भारत के अंदर बन चुकी हैं। अब आगे ये इसका क्या मामला है दोस्तों, वो तो वक्त बताएगा, समय बताएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभी क्या है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।